Assalamu alaikum, good morning everybody, welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah is usually with me लेकिन आज अब्दुल्ला मेरे साथ नहीं है, so मेरा साथ आपके साथ। How is everything going? भाई पहले तो हम जल्दी से PSL, HPL, PSL की बात कर लें और कल क्या मैच था। अच्छा, कल भी वही मैच था कि मैच नहीं पड़ा इन द सेंस, आपको पता है ज़ल्मी, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में मैच था एंड यू नो हाउ आई एम अ लिटिल बायस्ड टुवर्ड्स इस्लामाबाद, तो मैंने तो बड़े शौक से देखा और बट ज़बरदस्त बात ये कि इस्लामाबाद ऑब्वियसली जीत तो गया लेकिन लिटरली बिफोर द 15th ओवर वाज इवन ओवर तो इस्लामाबाद हैड पैक्ड अप एंड हैड वन। और जूं हम देख रहे हैं कि मैचेस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, टीम्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होती जा रही हैं और ज़रा ज़्यादा कंपेटिटिव किस्म के मैचेस हो रहे हैं। तो आपको जल्दी से बता दें कि ये था 12th मैच था ऑफ द HPL PSL और पेशावर ज़ल्मी जो आपको पता है कि यूनाइटेड ने हरा दिया ज़ल्मी को और बड़ी आसानी 6 विकेटों से हराया। नेशनल स्टेडियम क्रिकेट अरीना में ये खेले गए थे मैचेस। आई वाज जस्ट वंडरिंग एक्चुअली कि अभी तक, एंड प्लीज़ माय टीम कैन करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि कराची में मैचेस हो रहे हैं और मुल्तान में हो रहे हैं, अभी तक लाहौर में तो कोई नहीं हुआ। सो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि लाहौर कब जाएंगे। अगला मरहला जो है वो लाहौर और पिंडी होगा बिकॉज ऑब्वियसली ये मैचेस जो हैं और पूरा PSL जो है वो पूरे पाकिस्तान में ही स्प्रेड आउट होना है। तो जल्दी से आपको बता दें कि अगर आपने नहीं देखा कि पेशावर ज़ल्मी ने बनाए थे कल जी 157 रन्स का हदफ दिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड को और साथ ही आपको पता है कि 15वें ओवर में ही यूनाइटेड ने ये हासिल कर लिया हदफ। और हदफ के ताक़ुब में आपको बता दें कि रहमानुल्लाह गरबाज पेशावर ज़ल्मी पर कहर बनकर टूट पड़े। लेकिन I think the best performance, and I would even go on to say the comeback performance was actually Hassan Ali। और आपको पता है कि जब बिल्कुल ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन एट द एंड ऑफ द मैच जब हो रही थी, ये हम आपको बाय द वे दिखाएंगे सारी चीज़ें, तो हसन अली बड़े इमोशनल भी हो गए थे एंड ही स्टार्टेड थैंकिंग एवरीबडी, ऑब्वियसली हिज टीममेट्स एज वेल एंड ऑल्सो हिज वाइफ, जो कि बाय द वे मुझे बड़ी इंडियरिंग बात की लगी कि अदरवाइज़ अपनी फैमिली को, अपनी एटलीस्ट बेटर हाफ को कोई इस तरह शुक्रिया नहीं करता, इस तरह ट्रिब्यूट नहीं करता जिस तरह हसन अली ने दिया। तो दैट वाज वेरी नाइस। कुछ क्लिप्स आपको दिखा रहे हैं, इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट व्हाट वर यू डूइंग, अभी इंजॉय कर लें। अच्छा, ये तो खैर वो बातें हैं जो कि आपको पता है थ्रू आउट द मैच हम ये बात तो करते रहेंगे और आज कौन से मैचेस होंगे उस पर भी हम ज़रा तबसरा करेंगे। लेकिन द बिग क्वेश्चन जिसके बारे में कल से बहुत ही गर्मा गर्म खबरें भी आ रही हैं और इस पर तबसरे भी हो रहे हैं, बात भी हो रही है और ऑब्वियसली हम भी आपको इसकी डिटेल देंगे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार जो है वो किसका है। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ बीइंग डिबेटेड इन द सुप्रीम कोर्ट। पूरा एक फुल बेंच बैठा हुआ है, इस पर बात भी हो रही है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, कुछ आपको बताना भी चाहते हैं। जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आज खुद नोटिस था ये और इस पर केस की पहली समाअत ही हंगामा खेज रही। क्यों, आपको बता दें कि बाज़ जजेस ने आज खुद नोटिस लेने पर भी सवालात उठाए और लगता है कि मामला महज इलेक्शन की तारीख देने के इख्तियार तक नहीं रहेगा और निगरान हुकूमतों के किरदार तक भी बात जा सकती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के कहने पर आज खुद नोटिस लिया है, जबकि इन 2 जजेस पर हुकूमत पहले ही आपको याद होगा कि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। अब जब ये सारी रेगुलेटरी बॉडीज और बार काउंसिल्स ने जब ये ऐलान कर दिया तो मेरा नहीं ख्याल कि उन जज साहब को इस बेंच में शामिल होना चाहिए था। जिन इस बेंच में सीनियर प्यूनी जज शामिल नहीं हैं। एजाजुल हसन साहब के हवाले से ये तासुर ज़रूर पाया जाता है कि जब मियां नवाज शरीफ को सज़ा हुई है मॉनिटरिंग जज थे, पनामा केस का जो बेंच था उसमें ये जज थे, मियां नवाज शरीफ को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाया गया उसमें ये जज थे। ये बेंच जो है वो अनबायस्ड और इम्पार्शियल नज़र नहीं आता, ये नज़र आता है कि ये एक जानिबदारी की तरफ मामला जा रहा है। अच्छा जी, यही नहीं बल्कि आपको बताएं कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ पाकिस्तान बार के वकील मियां दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर कर रखा है और कल पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठाया है। एलामिया में कहा गया कि जस्टिस काजी फायज़ और जस्टिस तारिक मसूद को बेंच में शामिल नहीं किया गया। ये बड़ा सवाल एक्चुअली परमानेंट है और बनता भी है। ये दोनों जजेस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस हैं और ये भी कहा गया
जस्टिस मुज़ाहिर नकवी रज़ाकाराना तौर पर बेंच से अलग हो जाएं, जिसको रिक्यूज़ भी कहते हैं, तो उनको रिक्यूज़ कर लेना चाहिए। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कल सरगोदा जलसे में गैर जानिबदार बेंच बनाने का मुतालबा किया और इसी जलसे में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो चाहते हैं इलेक्शन एक साथ हों, जिसके लिए निगरान हुकूमत ज़रूरी है। हमारी एक राय जरूर है, हम समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो केयर टेकर सेटअप के तहत होना चाहिए जो आइन में दर्ज है। इलेक्शन जो है वो तमाम असम्बलियों के, वो सूबाई हो, कौमी हो, इकट्ठे होने चाहिए। तो ये सवालात एक्चुअली बड़े पर्टिनेंट सवाल हैं जो उठाए गए हैं कल, और बात तो एक्चुअली कुछ और हो रही थी, लेकिन दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग रेज्ड। तो ख़ास तौर पे अगर मरियम नवाज़ की अगर आपने स्पीच देखी हो या फिर इफ़ यू हैपन टू बी देयर इन सरगोदा, तो बड़ी फायर्ड अप थी और बड़ी डिटेल में उन्होंने ये बात की और नाम भी लिए एक्चुअली। इसके अलावा आपको बता दें कि कल दौरान समाअत 3 जजेस ने सवालात जो हैं वो उठाए हैं। अब वो कौन कौन है ये भी बताते हैं कि जस्टिस अतर मनिल्ला ने कहा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों की तहलील के तरीक़ेकार पर अज़ खुद नोटिस लिया जाए, और ये आइनी सवाल है। जस्टिस मंसूर बोले देखेंगे कि क्या असम्बलियों की बहाली से मामला हल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के मुताबिक इस मामले में सो मोटो तो बनता ही नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान ने कल अपने खिताब में इल्ज़ाम लगाया कि नून लीग अदलिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। और साथ ही आपको बता दें कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन, बहुत से लोगों को एक्चुअली इलेक्शन कमीशन, सदर मुमलिकत, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा एंड पंजाब ऑफ कोर्स, वफाकी हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करते हुए समाअत आज 11 बजे तक मुलतवी कर दी है। तो आज समझ लें कि आप 11 बजे से समाअत जो है वो दोबारा शुरू होगी, एंड ऑफ कोर्स उसमें हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि काफ़ी डेवलपमेंट्स होंगी। एंड ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि जियो न्यूज़ विल कीप यू पोस्टेड। इस पर ज़रा मज़ीद बात करनी है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें टेक्निकल हैं जो समझने की ज़रूरत भी है। एंड ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि कौन हमें समझा सकता है। मुनीब फारूक इज़ विद अस, ही हैज़ अ कमांड ओवर एवरीथिंग कॉन्स्टिट्यूशनल। मुनीब, क्या हाल है आपका? वेलकम टू जियो पाकिस्तान दिस मॉर्निंग। मुनीब, सबसे पहले तो आप ये बता दें कि जज साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस जो गया है, इस मुतालिक बुनियादी बात ये बताएं कि अमल होता कैसे, मतलब ये रेफरेंस जाता है तो इसकी डेवलपमेंट क्या होती है, ये जरूर बताएं, और अगला स्टेप क्या होगा। ये कॉम्प्लिकेटेड मामला इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर अभी तक इरादा किया गया है कि रेफरेंस बनाया जाएगा। देखिए, किसी भी सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जो जज होता है, आर्टिकल 209 के तहत उसके खिलाफ जो रेफरेंस है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की फिर एक पूरी वो बॉडी है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं और तकरीबन 7 से 8 और सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, सिवाय उस जज के जिसके खिलाफ रेफरेंस जाता है। और फिर बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वो काउंसिल जो है वो सुनवाई करती है और एडजुडिकेट करती है इस मामले के ऊपर कि क्या जज मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब हुआ या उसका कॉन्डक्ट कंट्रोवर्शियल था। शवाहिद की बिना पर ऐसे मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है। अच्छा मुनीब, ये तो आपने बता दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन वाले केस की अगर बात कर लें, क्योंकि उसमें भी बड़ी रिजर्वेशंस हैं, जैसे कि जजेस की डिवीज़न पे बात हो रही है, सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करने वगैरह जैसी बातें जो है ये पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन अब तो बड़ी खुल के विद इन द जजेस ये बातें हो रही हैं, ख़ुद वो इसके बारे में बात कर रहे हैं, कहीं और से आने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये शायद अगर ये सब कुछ खुल के बातें हो रही हैं तो कुछ चेंजेस यू थिंक के आ सकते हैं इस सारे बेंच के सेटअप पे? जी, यकीनी तौर पर ये एक मामला जो है, इसलिए कि जब से ये बेंच तश्कील दिया गया, बेंच बनाना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहकाक है, लेकिन अगर उस बेंच के अंदर एक अहम मामला है, 9 रुकनी बेंच बना है और उसमें जो सीनियर प्यूने जज हैं काजी फायज ईसा साहब, अगर वो शामिल नहीं है और सरदार तारिक साहब शामिल नहीं है जो कि अगेन एक सीनियर जज है, तो इससे ना सिर्फ ये बात वाज़ेह होती है
कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत माजरत के साथ सब कुछ दुरुस्त नहीं है, और हमें इसके शवाहिद मिले भी जब जो जुडिशल कमीशन का इजलास था उसके अंदर डिसाइड सामने आई जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की, और कुछ लेटर्स जो सामने आए, और फिर ऑडियो तक जो उस पूरी समाअत की थी वो रिलीज करनी पड़ी। तो इससे बात ये साबित होती है, इस पर मोहर सख्त होती है कि सुप्रीम कोर्ट में हर चीज़ दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मुल्क में आईनी बहरान हल करने की मुतमन्नी है या उनके सामने जो दरखास्तें हैं, लेकिन बसद एहतराम अपना हाउस ही इन ऑर्डर नहीं है, वहां पर ही मसाइल है। ये सुप्रीम कोर्ट है, कोई हुकूमत तो है नहीं मखलूत के वहां पर जो डिफरेंट कोalition पार्टनर्स हैं उनके दरमियान इत्तफाक ना हो। यहाँ तो जो जज साहबान है वो कम से कम एक बेंच का हिस्सा बनना, या सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं चीफ जस्टिस के बाद उनका एक अहम बेंच के अंदर होना ये अहम होता है, और ये मेरे ख्याल में गोज विदाउट सेइंग, लेकिन यहाँ पर उनका ना होना ये बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। एब्सोल्युटली मुनीब, और ये हाउस एंड ऑर्डर वाली बात तो कहाँ किसी और जगह की क्या बात करें, यहाँ डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन ये एक बात ज़रूर बताएं कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है। नून लीग जो है वो पहले भी जजेस के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो बताती रही है, लेकिन अब इस तरह इतना फायरी हो के मरीम नवाज़ का नाम ना ले के ये कहना, और वो भी एक जलसे में, लोग भी हैं सारे सुन रहे हैं, मकसद क्या है? वाई इज़ शी डूइंग दिस? क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें इशू बड़ा क्लियर है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा इसे सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब ये जो बेंच की बात है और बेंच जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, यहाँ पर भी एतराज उसी पर है कि सीनियर मोस्ट जज क्यों नहीं है चीफ जस्टिस के बाद जो वो उस बेंच के अंदर जब 9 रुकनी बेंच बना है। साथ ही साथ वो मोअज़्ज़ज़ जज क्यों शामिल हैं जिनके हवाले से अब ऑडियो लीक्स की बात हो रही है, जिनको पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा है कि वो इस्तीफा दें। बार काउंसिल से एहतजाज कर रही है, मुल्क के जय्यद वकला इस पर मोतरज़ हैं कि वो अभी तक मुकदमों की सुनवाई क्यों कर रहे हैं। लिहाजा एक बड़ा अहम मामला है, और इसलिए ये अब खुद माजरत के साथ खुद शायद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मौका फराहम किया जा रहा है सियासी जमातों को, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून को, कि वो ये तनकीद करें। क्योंकि ठीक है, जज साहिबान के कॉन्डक्ट को आप पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये बातें अब ज़बान ज़द आम है, सवालात हो रहे हैं, जवाबात आ नहीं रहे, और मरीम नवाज शरीफ साहिबा लाइक अ गुड पॉलिटिशियन वो इस सारे मामले का फ़ायदा भी उठा रही हैं। और जो बेंच फिक्सिंग का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये एक बड़ी डैमनिंग बात है किसी भी मुल्क की आला तरीन अदालत के लिए। लेकिन ये बात वो है जो वो कर रही हैं। अब क्या अदालत इसका नोटिस लेती है, नहीं लेती, लेकिन ये अदालत की तकरीम और इज्जत के लिए बहुत तशवीशनाक बात है। राइट मुनीब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और आपने हमें समझाया। ऑब्वियसली पॉलिटिकली भी इसको यूज़ तो किया जा रहा है, लेकिन क्या ये वाकई अहम बात है कि विद इन द जजेस भी ये सवालात उठ रहे हो? इसके बारे में भी हमने पता करना है, और हमें ज्वाइन किया माहिर कानून मुइज़ जाफरी साहब ने। मुइज़ जाफरी साहब, सबसे पहले तो ऑब्वियसली इलेक्शन वाला बड़ा अहम मामला है और इस पर बातचीत हो रही है। 9 रुकनी जो बेंच है वो बनाया गया है, तो पहले हमने देखा है कि बार काउंसिल वगैरह भी, और अब विद इन द बेंच जो जजेस बैठे हुए हैं वो भी इसकी साख पे सवाल उठा रहे हैं। आपकी नज़र में ये रूटीन मामला है, ऐसी बातें होती रहती हैं, या फिर ये ज़रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हो रही है? जी देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो ये बातें उठ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की समाअत के अंदर, वो इसलिए उठ रही हैं इसलिए कि माजी जो है सुप्रीम कोर्ट का इस तरह की चीज़ों को हैंडल करने का, उसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बारहा एक प्रेफर्ड सेट ऑफ जजेस मिल के बैठ कर उन्होंने फैसले किए हैं जिसके ऊपर बारहा कंसिस्टेंटली तनकीद हुई है। ज़ाहिर है अब जबकि एक ऐसा मामला है कि जहाँ पर PML नून समझती है कि उनके लिए एक इंतहा बन चुकी है, जिस तरह मरीम नवाज साहिबा ने कल कमेंट किया है, जजेस को बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाया है, तो वो समझते हैं PML नून के उनके लिए डू और डाई है। लिहाजा PML नून के अलावा जो बार काउंसिल्स हैं जो कि सारी बातें ये पहले भी कर चुकी हैं, उनके लिए भी वो समझते हैं कि नाउ इनफ इज़ इनफ। ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनली इतना पेचीदा नहीं है, ओपन एंड शट है, और इसको एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल से एक बेहतर काम किया था कि 9 मेंबर बेंच बनाई और रिवायती तौर पे 5 या 3 मेंबर बेंच नहीं बनाई। लेकिन इससे और भी बेहतर होता अगर उस 9 मेंबर बेंच के अंदर तमाम जजेस जो हैं वो सीनियरिटी की बुनियाद पर डाले जाते और मज़ाहिर अली नकवी साहब को नहीं डाला जाता इस वक्त की कंट्रोवर्सी देखते हुए। मिसाल के तौर पर जहाँ काजी फायज ईसा साहब
के हवाले से बंदयाल साहब ने कुरान का हवाला देते हुए, अहादीस का हवाला देते हुए जज के एक बहुत ही ज़्यादा आला मेयार का हवाला दिया था कि उनके दामन पे आँच भी अगर आ जाए तो जवाबदेही जो है वो ज़रूरी है। आज मज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं वो एक फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर अनऑफिशियली उनसे उनकी सुनवाई की जाती है और क्या हुआ जाता है उसके बाद हमें कुछ पता नहीं है। तो लिहाजा ये मेयार अगर इस तरह के होंगे चंद सालों के अंदर ही एक ही शख्स के, तो फिर तनकीद तो शायद अंदर से घर के अगर नहीं उठेगी तो तशवीशनाक बात होगी। बिल्कुल आपने सही बात की और एक्चुअली ये एक पॉपुलर ओपिनियन भी है कि ये अंदर से ही बात उठ रही है तो इस पे बात होनी चाहिए। अच्छा, पहले दिन की समाअत की अगर हम बात कर लें मुइज़, तो इसमें ये बात भी सामने आई है और इसका जायज़ा भी लिया जा रहा है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असम्बलियों का टूटना जो था वो आइनी था कि नहीं। अब इस पे अगर बात हो रही है तो आप ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट असम्बलियाँ बहाल करने का इख्तियार रखती है या फिर वो सिर्फ सजेशन ही दे सकते हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अगर एक चीज़ को गैर आइनी समझती है, असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इलेक्शन प्रोसेस का अमल शुरू ना करना अगर गैर आइनी कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है, तो उससे पहले जिसने इस बात को ट्रिगर किया यानी कि असम्बलियों की तहलील होना, अगर वही बदनीयती पर मबनी सुप्रीम कोर्ट समझती है। अब ये मंसूर अली शाह साहब ने सवाल किया था और अगर वो उसके पीछे ऑब्वियसली क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या प्रेसिडेंट है, वो शाह साहब जो है वही फ्रेम करेंगे क्वेश्चन। लेकिन ज़रूर अगर ये बात सामने आया है कि बदनीयती पर मबनी तहलील हुई थी, असम्बली लोगों की ख्वाहिश के खिलाफ हुई थी, तो जाहिर है कोर्ट जो है वो इसको भी अनडू कर सकता है और माजी में हमारे मुल्क में ही किया है। अच्छा मुझे एक ये भी सेंस है बिकॉज ऑब्वियसली इतने सारे इन्वेस्टेड भी हैं, एक इंटरेस्ट भी है कि हमने देखा है कि अगर वकला की तंजीमें देखें तो वो भी दो हिस्सों में जो हैं वो डिवाइडेड हैं, वो बटी हुई हैं। एंड ऑब्वियसली हर चीज़ जो है वो बड़ी पॉलिटिकल होती जा रही है और ये डिवाइड जो है ये डेफिनेटली एक सियासी तकसीम जो है वो हमें नज़र आ रही है। तो ये बजाते ख़ुद आपको लगता है कि ये एक तशवीशनाक बात इन इटसेल्फ है? देखिए जी, सियासी तकसीम होना जो है वो तशवीशनाक नहीं, अच्छी बात होती है। लेकिन यहाँ पे सियासी तकसीम जो है वो बजाय नज़रियात के वो अलायंसेस और एलिजेंसेस की वजह से हो रही हैं और ही सेड शी सेड या आप उनका हाल देखें, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन्स की वजह से हो रही हैं। और ये तशवीशनाक बात है कि बजाय किसी चीज़ के मेरिट को परखते हुए उसके बाद तकसीम हो, जो कि तकसीम बेहतर हो कॉन्वर्जेशन जो है वही डिसेंट जो है वही फीड करती है ओपिनियन ऑफ द फ्यूचर को। लेकिन यहाँ पर तकसीम जो है वो मेरिट्स के ऊपर तनकीद या मेरिट्स के ऊपर कॉन्वर्जेशन की बुनियाद पर नहीं बल्कि महज एलिजेंस की बुनियाद पर हो रही है। तो जी वो लम्हा फिक्रिया है। अच्छा, डिबेट तो आप कह रहे हैं कि होनी ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुइज़ जाफरी फॉर स्पीकिंग विद अस। दिस इज़ व्हाट हैपेंड यस्टरडे और ऑफ कोर्स इतना कुछ और हो रहा है तो आपको अप टू स्पीड रखना हमारा काम है। दैट इज़ व्हाई वी डू दिस शो। इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं अभी करेंगे एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द मैचेस टुडे जो आज होने हैं। अच्छा, लेट अस टॉक अबाउट PSL नाउ। और ज़बरदस्त किस्म के मैचेस हैं और ख़ूबसूरती PSL की एक दफ़ा फिर आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई टीम है एंड इफ़ इट इज़ नॉट डूइंग वेल चेंज योर टीम। मतलब सारे हमारे जो स्टार्स हैं वो फैले हुए हैं सारी टीमों में, तो किसी को भी आप मतलब अपना सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कल जब ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर और इस्लामाबाद का मैच था तो बाबर डिड अ गुड जॉब एक्चुअली अगर देखा जाए, बिकॉज अगर रिसेंट आप ट्रैक रिकॉर्ड बाबर का देख रहे हैं तो हमेशा ज़रा हमें खौफ होता है कि बाबर चल पाएंगे कि नहीं। लेकिन कल उन्होंने 58 बॉल्स पे 75 रन्स किए हैं विच वॉज गुड बट नॉट गुड इनफ टू विन द मैच। लेकिन फिर भी बाबर की अपनी परफॉर्मेंस के लिए खुशी ज़रूर हुई। तो जी हदफ जो दिया था ज़ल्मी ने इस्लामाबाद को वो था 157 और वो हदफ पूरा हो गया। 14.5 ओवर्स में ही पूरा हो गया। ये भी बड़े रेयर ऐसे मैचेस होते हैं जो इतना जल्दी आप अपना टारगेट जो है वो पूरा कर ले और वो हो भी गया। डिटेल मैं आपको दे सकती हूँ लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो कल आप कर क्या रहे थे? मतलब ये मैचेस तो हमारे लिए ही हो रहे हैं ना, तो हमें देखने तो चाहिए। लेकिन जी आपको बता दें कि हदफ के ताक़ब में रहमानुल्लाह गुरबाज पेशावर ज़ल्मी पर कहर बनकर टूटे और उन्होंने 31 गेंदों पर
62 यानी 31 बॉल्स पर 62 रन्स की जारहाना इनिंग्स खेलकर मैच जो है वो इस्लामाबाद के हक में कर दिया और ज़ल्मी की जानिब से बाबर आजम ने 75 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, जैसे कि मैंने बताया। अच्छा, एक शॉट आपको ज़रूर दिखाना चाहते हैं, बड़ा मज़ा भी आ रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें भी आपको पता है, बिकॉज एवरीबडी नोज एवरीबडी। आई लाइक दैट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने अपनी वाइफ का भी जिक्र किया है, बिकॉज बीवियाँ जो होती हैं ना हमारे सारे क्रिकेटर्स की, दे आर रियली देयर सपोर्ट एंड देयर बैकबोन, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपका करियर ऊपर नीचे जा रहा हो तो घर वाले तो सफ़र भी करते हैं ना साथ साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हसन अली की वाइफ ने इनको किस तरह सपोर्ट किया, एंड ही एक्नॉलेज दैट यू नो व्हेन देयर वाज द चांस टू डू दैट। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग किस्म का सीन हुआ कि हसन अली ने जब बाबर आजम को ऑब्वियसली बॉल कराई तो बाबर आजम जब भागे हैं तो वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंटरेक्शन थी। ऑब्वियसली they are all very close to each other, they are all a part of the national team। तो वो बल्ला लेके बाबर आजम जो है वो हसन अली के पीछे भागे एज इफ उनको मारने लगे हैं, लेकिन ऑब्वियसली दे वर ऑल लाफिंग एंड इट वाज ऑल मजाक और बड़े मज़े की। सोशल मीडिया पे आपको पता है ना कि ऐसी चीज़ों पे बड़े तबसरे स्टार्ट हो जाते हैं, और मीम्स वगैरह तो हम माहिर हैं मीम्स बनाने के, तो ये सब कुछ होना स्टार्ट हो गया। जल्दी से बता दें कि जी आज वैसे किसका मैच होगा? आज फिर से इस्लामाबाद का मैच होगा, इज़ दैट राइट? हाँ, तो इस्लामाबाद और कोयटा आमने सामने होंगे, और ये हम कुछ दिनों से बात कर रहे हैं कि बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं, बट इट इज़ हाउ इट इज़। तो ये सब कुछ तो चल ही रहा है। हमें जी ज्वाइन की है टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने, और उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनको ये मैचेस कैसे लग रहे हैं, और ख़ास तौर पे कल वाले मैच की तो हम ज़रूर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। ज़ल्मी और यूनाइटेड की हम बातें कर रहे हैं कि दोनों के लिए ये बहुत अहम मैच था। ऑब्वियसली दोनों में से किसी एक को जीतना बड़ा ज़रूरी था और इसीलिए दोनों पूरी जान भी मारे थे। तो आपकी नज़र में मैच का जिसको कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट, आपको क्या लगा कि क्या था? देखिए, अभी जो क्रिकेट चल रही है बड़ी अग्रेसिव क्रिकेट हो रही है, जिस तरह कराची ने शो किया कि इस तरह भी T20 क्रिकेट होती है, तो पेशावर ज़ल्मी को भी उस तरह खेलना पड़ेगा जैसे हारिस खेल रहे थे। कम बॉलों पे आपको ज़्यादा रन करने पड़ेंगे, आपका स्ट्राइक रेट शुड बी 150 से ऊपर होना चाहिए। तो अब जितने भी पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर हैं, इन्होंने थोड़ा सा मोमेंटम लो किया कि जब हसन अली ने 2 विकेटें ली हैं तो वहाँ से मैच थोड़ा सा ख़राब हुआ है। पर ये T20 में होता रहता है, तो बहरहाल पेशावर को ये चाहिए था कि अगर विकेटें गिर भी रही हैं फिर भी 1-2 ओवर बड़े लगते, जिसमें 180 185 होता स्कोर, तो वो जीत सकते थे। अच्छा, एक और चीज़, चलिए ये तो आपने बता दिया कि रिजवान और बाबर पर इन द पास्ट आपको पता है थोड़ी सी क्रिटिसिज्म या फिर चले ऑब्जर्वेशन कह दें कि उनका वो मॉडर्न तरीक़ेकार का स्ट्राइक रेट नहीं है। ऑल्दो ऑब्वियसली बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे क्रिकेटर्स हैं ये, तो रिजवान को हमने देखा कि उन्होंने वो कवर अप कर लिया स्ट्राइक रेट इशू जो है। आपको लगता है कि बाबर नीड्स टू वर्क मोर, के बाबर भी ज़रा इस पे काम करें, या फिर ये सीरियस मैटर ही नहीं है? देखिए, मैं समझता थोड़ा सा इनको इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। इतनी क्रिकेट खेलने के बाद, इतना कॉन्फिडेंस होने के बाद आपको थोड़ा अग्रेसिव खेलना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे अपनी शॉट सिलेक्शन देखें। आपको ज़रूरी नहीं है कि T20 में टेस्ट शॉटें खेलनी, आपको थोड़ा इम्प्रोवाइज भी करना पड़ता है, थोड़ा सा ऑन दी अप खेलना पड़ता है। जैसे रिजवान ने छक्के मारे हैं, तो आपको आखिरी ओवरों में इस तरह खेलना पड़ेगा, तभी जाके आपको T20 का अच्छा प्लेयर कहेंगे। और ये है कि ये T20 जो फॉर्मेट है, इसमें आपकी एवरेज तो बेशक अच्छी होगी, पर आपका स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए, वो 150 से ऊपर होना चाहिए, तो फिर आपको रेटिंग या आपको रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, आज के मैच की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच, और यूनाइटेड की तो खैर हमने काफ़ी बात कर ली है। ग्लैडिएटर्स को शदीद ज़रूरत है एक विन की, तो और उनका बैटिंग लाइनअप इज़ ऑल्सो प्रिटी इम्प्रेसिव। तो क्या लगता है आपको कि आज मैच में उनके क्या चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, क्रिकेट जो है ना थोड़ी टफ है, जैसे मैंने कहा, और इनको थोड़ा अग्रेसिव खेलना पड़ेगा। जैसे जैसन रॉय ने खेला था, तो ये एक बंदे का काम नहीं है
आपको 2-3 मिडल में ऐसे बैट्समैन चाहिए जो फिनिश अच्छा कर सके। टॉप द ऑर्डर में आपको ऐसे बैट्समैन चाहिए जैसा जेम्स विंस ने इनिंग्स की है। तो ये है T20 खूबसूरती। अगर आप इसके अगेंस्ट खेलेंगे तो आप स्ट्रगल करेंगे, विकेटें गिरती रहती हैं, पर ये कि आपको थोड़ा अग्रेसिव खेलना पड़ेगा अगर आपने ये मैच जीतना है बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में। ऑलराइट, थैंक यू फॉर योर एक्सपर्ट ओपिनियन अब्दुल रज़ाक। सो अब जो मैचेस हो गए वो तो हो गए, और ऑफ कोर्स आपको पता है ना कि कहीं भी कुछ भी टर्निंग पॉइंट आ ही सकता है। PSL में बहुत सी टीमें हमने देखी हैं जो कि इतनी अच्छी नहीं होती शुरू में और उसके बाद दे कम आउट रियली स्ट्रॉन्ग। लास्ट टाइम अगर आपको याद है कि लाहौर कलंदर्स के साथ भी ये था, स्टार्टेड स्लो एज दे डू, लेकिन उसके बाद फिर ट्रॉफी भी उनकी हो गई। अच्छा, हम जितना भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेना, फिर एंड में बात वो महंगाई और मईशत संभल रही है या नहीं संभल रही है, और ऑब्वियसली उसका सारा असर डायरेक्टली जो है वो कंज्यूमर यानी आवाम पे ही आता है। तो वो टेंशन जो है वो साथ साथ चलती रहती है, आप जितना भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें। अब मईशत किस तौर संभलने का ऑब्वियसली आपको पता है, नाम तो ले ही नहीं रही। और ये PTI की हुकूमत ने जब IMF से डील तोड़ी थी तो उसके बाद से ये सारा सिलसिला जो है शुरू हुआ, और ऑब्वियसली इसके बाद आपको पता है कि जब दोबारा मुज़ाकरात IMF से हुए अभी रिसेंटली, तो वो वेट एंड सी वाली बात पे ही रह गए, और उसके बाद फिर मिनी बजट आ गया। मतलब हर चीज़ जो है वो एक डोमिनोज इफेक्ट अगर आप कहें तो वो होता रहा। और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ुद भी ये कह दिया है कि महंगाई तो अभी मज़ीद होगी। IMF के साथ हमारे मामलात अगले चंद रोज में तय हो जाएंगे और उसके नतीजे में मजीद महंगाई होगी। आम आदमी के ऊपर अगर बोझ पड़ना है तो वो पूछेगा हुकूमत ने इस बारे में क्या ऐसे इक़दामात उठाए हैं जिससे कि शायद उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें तो हम कोई खाता खा कमी ना ला सकें, लेकिन ऐसे संजीदा इक़दामात से कि हम उनकी जो अशकशोई कर सकें, उनकी जो तकलीफ है उसको कम कर सकें। तो किस तरह कम कर सकेंगे, यही तो सारा सवाल है। लिटरली हर घर में यही बात हो रही होती है आजकल, और कोई बात होती नहीं है। महंगाई जो है वो ऑलरेडी 30% जो है वो हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। अब इमरान खान जो कि ऑलमोस्ट इन अ सेंस कह सकते हैं इंस्टिगेटर ऑफ व्हाट थिंग्स आर राइट नाउ थे। अच्छा, आपको पता है ना, फिर जब जलसे जुलूस होते हैं तो उसमें इस किस्म के स्टेटमेंट्स जो होते हैं फिर वो जवाबी फायर भी दिया जाता है। तो कल मरियम नवाज़ ने सरगोदा में इमरान खान साहब के इसको किस तरह जवाब दिया और क्या उनका कहना था, देख लें। इनके लाए हुए फितने ने क्या IMF को लिखकर नहीं दिया कि मैं बिजली महंगी कर दूंगा? क्या इनके लाए हुए फितने ने IMF को लिखकर नहीं दिया कि मैं घी महंगा कर दूंगा? क्या इनके लाए हुए फितने ने IMF को ये नहीं लिखकर दिया कि मैं आलू, टमाटर, बिजली, गैस, आटा, रोटी सब महंगी कर दूंगा? जवाब दो, जजेस को पूछती हूँ, जवाब दो। नवाज शरीफ के तरक्की करते हुए पाकिस्तान को आज तबाही के धाने पे क्यों लाकर खड़ा किया? पाकिस्तान वालों, इस बात का यकीन रखना कि जब जब नवाज शरीफ का दौर आया है पाकिस्तान ने यूं टेक ऑफ किया है और महंगाई ने नोज डाइव किया है। नवाज शरीफ आएगा तो मैं वादा करती हूँ इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन फ़िलहाल तो अगर आप देखें तो गरीब जो है वो मज़ीद गरीब हो रहा है, मिडिल क्लास जो है वो भी गरीब हो रहे हैं, और कहा यही जा रहा है कि ऑलमोस्ट कोई 2 करोड़ लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से मज़ीद नीचे जाएंगे। सो दिस इज़ द स्टार्क रियलिटी कि ये जो ये रोल ओवर इफेक्ट हो रहा है महंगाई से, ये किधर कहाँ तक बात जाएगी। माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मोहम्मद सुहेल साहब, अब ऑब्वियसली IMF के साथ जो भी बातें हुई हैं, डील जो भी हुई है, उसमें महंगाई तो मज़ीद ज़्यादा हो चुकी है और जो कि एक्सपेक्टेड भी था, और उसके बाद आपको पता है कि मिनी बजट भी आ गया, और फिर वज़ीर आज़म का ख़ुद ये कह देना कि अभी तो ये महंगाई और बढ़ेगी, उससे मज़ीद टेंशन होगी। तो आपको क्या लग रहा है कितनी बढ़ सकती है महंगाई, और आम आदमी और मईशत पर आपके अंदाजे में क्या असर पड़ सकता है? देखिए, पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 26-27% हो गई है CPI के तहत जो इन्फ्लेशन नापा जाता है, और अभी जो नए टैक्सेस लगाए गए हैं और जो प्राइस डिस्टॉर्शंस हुकूमत ने IMF के कहने पे दूर की हैं,
उससे हो सकता है कि जो मंथली इन्फ्लेशन है वो 30% से भी ऊपर चला जाए, मगर जो साल का एवरेज इन्फ्लेशन है हमारे हिसाब से वो कोई 27-28% के करीब रहेगा। तो ये बात आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब ने सही कही कि चूंकि हमने बहुत सारी चीज़ों में कीमतें नहीं बढ़ाई थी, जैसे गैस की प्राइस बढ़ाई गई है, फिर करेंसी बहुत गिरी है तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी पाकिस्तान में आया है, और फिर जो फ्लड्स हुई हैं जिसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें महंगी हुई हैं, तो महंगाई तो बढ़ेगी। बट ये जो है अगर हालात दुनिया के और पाकिस्तान के साजगार हो गए, पाकिस्तान को IMF की फंडिंग मिल गई और दूसरे पैसे आ गए, तो ये 4-6 महीने तो महंगाई बढ़ेगी और इसके बाद जाकर हो सकता है कुछ उसमें कमी देखी जाए। बिल्कुल ठीक है सोहेल साहब, ऑब्वियसली रीजंस तो बहुत हैं और फ्लड्स ने तो बिल्कुल ही एक काम जो है वो तमाम कर दिया, लेकिन हमारी कोई ख़ास डीलिंग्स भी IMF के साथ इतनी नहीं थी अच्छी इन द पास्ट, और हर चीज़ का एक इफ़ेक्ट तो हो ही रहा है। ये बताएं कि क्या हुकूमत के पास कोई ऐसे आइडियाज़, कोई ऑप्शंस कुछ है, कोई रास्ता है कि आवाम को मज़ीद इस तबाही से बचा लिया जाए? चूंकि ये पाकिस्तान इलीट लोगों के लिए हमेशा से जन्नत रहा है, तो हुकूमत ने पिछले कई सालों से अमीरों को सपोर्ट किया है, गरीबों के साथ इतना सपोर्ट नहीं कर सकी। तो अब हुकूमत जो कर सकती है वो ये कर सकती है कि जो डायरेक्ट सब्सिडी है, जो इनकम सपोर्ट, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत वो बढ़ाए, और जो हुकूमत ने बढ़ाई है उसको और भी बढ़ाया जा सकते। और दूसरा हुकूमत ये कर सकती है कि जो फॉरेन करेंसी का इशू है, जिससे LC और इंपोर्ट रिलेटेड चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं और जिससे प्रोडक्शन इफ़ेक्ट हो रही है और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बहुत दुश्वारी है, तो किसी तरीके से IMF के प्रोग्राम में जाके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाया जाए ताकि वो फैक्ट्रियाँ जो बंद हो रही हैं वो खुलें। और तीसरा हुकूमत ये कर सकती है कि जो मैंने कहा कि 6 से 8 महीने ये सख्त हैं इन्फ्लेशन के लिए भी, तो वो 6 से 8 महीने में रिफॉर्म्स करें, अमीरों पे टैक्स लगाएं, जो एरियाज जिस पे टैक्स नहीं लग रहा है वो लगाएं, ताकि जब हालात नॉर्मलाइज हों तो वो गरीब तबका या लोअर मिडिल क्लास जो भी परेशानी में है उनकी परेशानियां जल्द दूर हों। अच्छा, ये 6 से 8 महीने तो हमें तो लगता है कि ये पूरा सिलसिला जो है बहुत देर से शुरू भी हुआ है और बड़ी फुल स्पीड जो है वो चल भी रहा है, बिकॉज हमें कोई एंड जो है ना सोहेल साहब वो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये बताएं कि माशी इस्लाहात के बगैर क्या ये उम्मीद रखनी चाहिए कि माशी ग्रोथ जो है वो हो सकती है? क्या होना होगा आइडियल सिचुएशन कि हम ज़रा ग्रोथ की तरफ भी अब जाएँ? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो IMF का लोन है ये तो बहुत ही छोटा है, कम है, और ये जून में ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। हमने काफ़ी इन पे रिपोर्ट्स भी की हैं। हमारा ख्याल ये है कि आने वाली हुकूमत को दोबारा IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, जो एक बड़ा IMF का प्रोग्राम होगा, और आने वाली हुकूमत को जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है डेट रीपेमेंट का, उसको रिजॉल्व करने के लिए डेट को डेफर करवाना पड़ेगा या डेट में रिलीफ लेना पड़ेगा या उसकी रीस्ट्रक्चरिंग और रीप्रोफाइलिंग करानी पड़ेगी। जब तक ये नहीं होगा पाकिस्तान ये जो बेरोज़गारी का और महंगाई का मसला हल नहीं होगा, और अगर नई हुकूमत ने आके ये फ़ौरन इक़दाम लेने शुरू कर दिए तो फिर जाके ये जो सस्टेनेबल ग्रोथ होगी या सस्टेनेबल पाकिस्तान में माशी तरक्की होगी वो जभी आ सकती है कि हम अपने जो डेट है उसको रीस्ट्रक्चर और रीप्रोफाइल कराएं। और जब तक ये डेट हमें रिलीफ मिलता है उस दौरान हम सख्त इक़दाम करें, टैक्सेशन को बढ़ाएं, अपने खर्चों को कम करें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सोहेल साहब फॉर बीइंग विद अस। मैंने जिस तरह कि आपको कहा था ज़रा जेल भरो स्कीम के हवाले से बात करते हैं। आपको पता है कि ये सिलसिला जो है शुरू हुआ है पहले लाहौर से, फिर पेशावर, एक्चुअली पूरा KP कर लें, और आज रावलपिंडी में होना है। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग इसकी डेवलपमेंट्स ये हैं कि आपको पता है ना कि लाहौर से शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी अपनी गिरफ्तारी जो है वो दी है। ये ले जी वीडियो भी आपको कुछ दिखा रहे हैं। अब कितनी गिरफ्तारियाँ होती हैं, कितनी नहीं होती, ये तो हम देखेंगे, बिकॉज कल इंटरेस्टिंग ये था कि पेशावर में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। और आपको पता है कि पेशावर हैज़ बिन द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वहाँ से एक एक्सपेक्टेशन थी कि लोग भर भर के आएंगे अपनी गिरफ्तारियाँ देने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट पूरे ही KP में तो ये तहरीक चल रही थी। सवात में तो पुलिस खुद गई एक PTI लीडर के घर और उनको कहा कि आप गिरफ्तारी दे दीजिए, और हम तो गाड़ी भी लेके आए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो पेशावर जाके दूंगा। तो इस किस्म की थोड़ी सी चीज़ें चल रही थी। लेकिन खान साहब ऑब्वियसली पेशावर में जो कल हुआ उसकी बड़ी तारीफ़ करते रहे, और उनका क्या कहना था ये ज़रा आप खुद ही देख लें।
अच्छा, कोई गिरफ्तारी हुई नहीं, लेकिन खान साहब फिर भी बड़े पुरुमीद है और बड़े पॉजिटिव हैं। आपको पता है कि ऑप्टिमिस्टिक तो हमेशा ही होते हैं, तो उनको ये लगता है कि रावलपिंडी में तो आज और भी ज़्यादा जोश देखा जाएगा। अरेस्ट हो ना हो, ये दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। साथ ही आपको बता दें कि नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज़ ने खुद जेल ना जाने पर इमरान खान पर बहुत सी बातें की। अब क्या उनका कहना था, सुन लें। लोगों को भाषण देने वाला चूहे की तरह बिल में घुसकर बैठा है। लोगों के लिए जेलें, सुनना सरगोदे वालों, लोगों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। जरा सरगोदा वालों मेरे पीछे बोलो, कारकुनों के लिए जेलें, कारकुनों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। अच्छा था ये वैसे, दिस साउंडेड रियली, मतलब इसके ऊपर एक वो रैप सॉन्ग भी बन सकता है। अक्सर हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे कुछ ना कुछ बन जाता है। लोगों के लिए बेलें और नहीं, लोगों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। नॉट बैड। आई वंडर हु केम अप विद दैट। अच्छा जी, अब ये जेल भरो तहरीक जो है वो चल रही है, आज रावलपिंडी में होगी। लेकिन अगर रावलपिंडी का भी वही हाल हुआ जो हमने लाहौर पेशावर में देखा है, तो ये किस तरह आगे बात चलेगी, समझ नहीं आ रही कि व्हाट अदर थिंग्स हैव खान साहब अप हिज स्लीव, तो ये भी जानना पड़ेगा। इन एनी केस आज रावलपिंडी में क्या तैयारियां हैं, शबीर डार हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें रावलपिंडी से ज्वाइन कर रहे हैं। शबीर, बताइएगा आप किधर हैं और क्या कोई हलचल शुरू हुई है इस तहरीक के हवाले से? जी, लाहौर और पेशावर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जेल भरो तहरीक है उसका तीसरा मरहला आज रावलपिंडी कमेटी चौक से शुरू हो रहा है। बाद अज नमाज जुमा जो ज़िला रावलपिंडी की क़यादत है उन्होंने कारकुनों को कमेटी चौक पहुँचने की कॉल दी है। जो MNAs है, जो MPAs है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन जो कारकुनों की है उसका मरहला मुकम्मल कर लिया है। जो पिंडी की PTI क़यादत है उनका कहना है कि 11,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन की है। जो सूबाई असम्बली के 15 हल्के हैं रावलपिंडी से, यहाँ पर 7,500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। इसी तरह जो कौमी असम्बली के 7 हल्के हैं वहाँ पर भी 3500 के करीब लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है। तो गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने PTI रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें आमिर महमूद कियानी, गुलाम सरवर खान, फयाज़ हसन चौहान और दीगर जो उनके MPA और MNAs है वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। और उन्होंने कहा कि 10 पार्लियामेंटेरियन जो पिंडी के हैं, जिसमें साबिक़ डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़यूम है, गुलाम सरवर खान है, आमिर महमूद कियानी है, राजा बशारत है, ये 10 पार्लियामेंटेरियन और 200 कारकुन आज कमेटी चौक पर जेल भरो तहरीक के सिलसिले में गिरफ्तारियाँ देंगे। दूसरी जानिब जो ज़िले इंतज़ामिया है, जो पुलिस है, उन्होंने भी गुज़श्ता 2 रोज़ से तैयारियाँ शुरू की है। प्रिजन वैन्स भी यहाँ पर मंगवाई गई हैं। इसके अलावा जो वाटर कैनन है वो भी गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी पहुँचाए गए हैं। रावलपिंडी में जो अडियाला जेल है उनसे हमारी बात हुई इंतज़ामिया से, उनका कहना था कि रावलपिंडी अडियाला जेल जो है उसमें 3,500 के करीब जो कैदी है उनकी गुंजाइश है, लेकिन इस वक्त अडियाला जेल में 6,000 से ज़ायद कैदी जो है इस वक्त मौजूद है। लेकिन सुप्रिटेंडेंट जेल से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि अगर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होता है तो मौका मुनासिबत के हिसाब से अडियाला जेल में जो गुंजाइश है उसको बनाया जाएगा। इसी तरह जो लाल हवेली है, जो साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद का सियासी हेडक्वार्टर है, जो कमेटी चौक से चंद कदम के फासले पर है, वो आज एक बड़ी रैली की सूरत में कमेटी चौक पहुंचेंगे। अब देखना यह है कि जुमा नमाज के बाद कितनी तादाद में कारकुनान यहाँ पहुँचते हैं और कितनी तादाद में गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। जी बिल्कुल, देखना यही है क्योंकि लोगों के नंबर्स भी हम देख लेते हैं लेकिन गिरफ्तारियों में इतनी ट्रांसलेट नहीं होती। एक दफ़ा फिर लीडर्स के आप नाम बता दें। ऑब्वियसली पहल तो ऊपर से ही होनी चाहिए, तो लीडर्स अपने आप को गिव अप करेंगे तो फिर जो हज़ारों लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया है वो होगा। एक दफ़ा फिर ज़रा नाम ले लें, बड़े बड़े जो PTI के मेन लीडर्स हैं, किन से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आज इस तहरीक में शामिल होंगे? जी, रावलपिंडी में जो जेल भरो तहरीक है उसकी क़यादत जो साबिक़ MNA हैं आमिर महमूद कियानी, जो PTI शुमाली पंजाब के सदर भी हैं,
वो आज इस जेल बरो तहरीक की क़यादत करेंगे। उनके साथ जो साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़यूम, साबिक वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान, फ़याज़ुल हसन चौहान, राशिद हफीज़, चौधरी अदनान, राजा बिशारत, ये लोग आज कमेटी चौक पर इन्होंने कल ऐलान किया था कि ये पहले गिरफ्तारी देंगे, उसके बाद जो कारकुनान है वो भी गिरफ्तारी देंगे। गुज़श्ता रोज़ हमने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद से पूछा था कि वो गिरफ्तारी देने का इरादा रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो इमरान खान ने जो कॉल दी है, जो उनका फ़ैसला है, उन्होंने आमिर महमूद कियानी को इस जेल बरो तहरीक की क़यादत सौंपी है। लिहाजा आमिर महमूद कियानी 10 पार्लियामेंटेरियंस जिनके नाम मैंने गिनाए हैं उनके साथ गिरफ्तारी देंगे और उनके साथ साथ फिर जो 200 का टारगेट सेट किया गया है कारकुनों का, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर डार हमसे बात करने का। अच्छा जी, तो ये दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग प्लान्ड फॉर रावलपिंडी। बहुत से लीडर्स के भी नाम बीच में आए हैं। 11,000 और सो जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया। अब ये कितना ट्रांसलेट होगा इनटू अरेस्ट, दैट रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि आपको पता है कि बातें तो हो ही जाती हैं, फिर एंड में पेशावर वाला हाल भी हो सकता है जहां एक गिरफ्तारी भी नहीं हुई। सो लेट्स सी, एंड ऑफ कोर्स जियो न्यूज़ विल ऑल्सो कीप यू पोस्टेड। इन द मीन टाइम कमिंग बैक टू HBL PSL, और इसमें भी एक डेवलपमेंट है। और आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने HBL PSL की जो फ्रेंचाइजेज़ हैं उनका एक हंगामी इजलास भी किया। और अब ये इजलास क्यों हो रहा है, बिकॉज सोचा ये जा रहा है कि मैचेस जो हैं वो सारे जो हमने पहले मेंशन किया था ना कि जी लाहौर में भी अभी मैचेस होने हैं और शायद रावलपिंडी में भी हों, तो ये कहा जा रहा है कि इन मैचेस को वहाँ से मूव कर दिया जाए, शायद टू कराची। अब ऐसा क्यों सोचा जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि पंजाब हुकूमत ने मैचेस कराने के लिए 50 करोड़ रुपए जो हैं वो तलब किए हैं। और ज़राए के मुताबिक PCB ने खाने पीने की मद में 5 करोड़ रुपए की अदायगी कर दी है। ताहम पंजाब हुकूमत ने लाइटिंग और सिक्योरिटी की मद में बाकी जो 45 करोड़ रुपए हैं वो भी अदा करने का कह दिया है। अब ये मामला है क्या, और ये पहले क्यों नहीं डिसीजन मेकिंग हुई थी सारी, ये ज़रा हमने पता करना है, इनसाइट्स लेनी है। सुहेल इमरान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुहेल, क्या हाल है आपका? मैचेस वगैरह की तो बात अब पीछे रह गई, हम जरा इसकी बात करें कि ये डिसीजन मेकिंग पहले नहीं हो जानी चाहिए थी कि मैचेस किधर होंगे, कब होंगे, ये अब जाके बात क्यों हो रही है? जो निगरान हुकूमत जब से आई है उसके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इसी मामले पर बातचीत का सिलसिला जारी है। आज से तकरीबन 10-12 रोज पहले भी एक खबर सामने ये आई थी कि निगरान हुकूमत ने जो 80 करोड़ रुपए का इन तमाम अखराजात के ऊपर तखमीना लगाया गया था वो देने से इनकार कर दिया है, ये कहकर कि 25 करोड़ रुपए की तो तमाम तर लाइट्स आती हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो तमाम तर लाइट्स खरीद कर खुद रख ले, और जब भी ये मैचेस हैं, बेशक बायलैटरल सीरीज हो, बेशक PSL के मैचेस हो, तो जो गवर्नमेंट के मशीनरी है, जो एजेंसीज हैं, वो इंस्टॉल कर दिया करेंगी ये तमाम लाइट्स। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी ले ले, बजाय इसके कि हर साल इतने अखराजात करने पड़े। लेकिन उसके बाद तखमीना नया लगाया गया और 40 करोड़ रुपया जो रावलपिंडी में और 11 मैचेस वहां पर हैं और 9 मैचेस लाहौर में हैं जिसमें प्लेऑफ के मैचेस भी शामिल हैं, और उसके ऊपर 40 करोड़ रुपए का ये तखमीना लगाया गया था सिक्योरिटी का और उसके साथ साथ जो लाइटिंग का है। इसमें से 5 करोड़ रुपए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने निगरान हुकूमत को दे दिए, बाकी जो 45 करोड़ रुपए थे उसके हवाले से पिछले 1-2 रोज से खासी गुफ्तगू शनीद जारी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और निगरान हुकूमत के दरमियान, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 45 करोड़ रुपया देने से इनकार किया और कहा कि पंजाब हुकूमत ही इसके ऊपर किया, ये डेडलॉक था। और उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो हंगामी इजलास बुलाया है फ्रेंचाइजीज का, उसका मकसद सिर्फ ये है कि ये जितने भी अखराजात हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने तौर पर करता है, ये जो मुनाफा कमाया जाता है उस सीरीज से या पाकिस्तान सुपर लीग में से, उसमें से अदा किया जाता है। इस तरह जो अखराजात थे, अगर ये 50 करोड़ रुपए पूरे के पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देता है तो जो फ्रेंचाइजीज का मुनाफा था उसमें से इसकी कटौती होना थी। इसलिए अच्छा सुहेल इमरान, ये सबसे पहले तो यही बड़ी अजीब सी बात है कि ये 8वां एडिशन है PSL का और ये लाइटों शाइटों की, ये तो बड़ी मंडेन किस्म की चीज़ है। ये वाकई सही आप कह रहे हैं कि ख़रीद लेनी चाहिए थी। इतनी माशाल्लाह अब तो सीरीज़ होती हैं पाकिस्तान में कि यूटिलाइज तो
कहीं भी हो ही सकती थी। ये समझाइएगा, अगर तो ये मुतालबा है कि ये सारे मैचेस कराची ले आए और कराची में हो, तो कराची में अखराजात जो हैं वो कौन संभालता है, मतलब हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? जी बिल्कुल, वो वहाँ के जो सिंध गवर्नमेंट है उसने ही अखराजात बर्दाश्त की हैं अब तक जितने भी हुए हैं। जिस तरह वहाँ पे भी लाइटिंग का इंतजाम है, वहाँ पर भी सिक्योरिटी के ऊपर अखराजात आते हैं, वहाँ पर भी जो एहलकार हैं सिक्योरिटी के मामूर उसके उनको खाना पीना जो दिया जाता है उसके ऊपर तमाम तरह अखराजात है। उसके ऊपर बताया यह गया है कि टोटल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उसके ऊपर 3 करोड़ रुपए लगे हैं। बाकी अखराजात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं करना पड़े बल्कि वो सिंध गवर्नमेंट की ही तरफ से किए गए हैं। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि हम अगर 45 करोड़ रुपया फ्रेंचाइजीज का जो मुनाफा है उसमें से काट के गवर्नमेंट को देने हैं और फ्रेंचाइजीज का मुनाफा कम हो रहा है तो बेहतर ये नहीं है कि तमाम तर मैचेज कराची में करा लिए जाएं ताकि वहाँ पर जो अखराजात है उसकी बचत की जा सके। अच्छा सुहेल इमरान, ये भी बताएं कि अब सडनली अगर कराची में सब कुछ हो जाता है तो कराची तैयार है इस चीज़ के लिए, बिकॉज ये बहुत लास्ट मिनट पे ये डेवलपमेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली स्टेडियम प्लेयर्स को रखना, कैन कराची अकोमोडेट दैट? और ऑब्वियसली एक तो ये सडन शिफ्ट ही होगा। हुमा, अगर ये हो जाता है, ये बड़ा एक इंतहाई किस्म का फैसला होगा कि लाहौर और पिंडी में ये मैचेस नहीं होते। अगर फर्ज कर लें कि ये ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली कराची में इतनी कैपेसिटी है कि कराची में मैचेस कराए जा सकते हैं। वहाँ पर लॉजिस्टिक का, अकोमोडेशन का कोई मसला नहीं। आपको याद होगा कि पिछले साल जब 2 वेन्यूज पर PSL हुई थी, पहला मरहला कोविड के दिनों में वहाँ पर हुआ था कराची में, और उसके बाद दूसरा मरहला जो था वो लाहौर में हुआ था, और बेशक वक्त टीमें जो थी वो वहाँ पर रुकी थी। इतनी कैपेसिटी है क्योंकि अब जो पहला मरहला है कराची में वो जारी है। इन दिनों कराची में मैचेस खेले भी जा रहे हैं, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अगर खुदा ना खासा ये फैसला कर भी लिया जाता है, डेडलॉक बरकरार रहता है, गवर्नमेंट इनकार कर देती है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शिफ्ट करने में होता है, तो शिफ्टिंग में थोड़ा सा मसला ये जरूर होगा कि जी महरूम कर दिया गया लाहौर और पिंडी को। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि वहाँ पर इंतजाम करके मैचेस, वो नामुमकिन नहीं है, ना ही मुश्किल है, बड़ी आसानी से कराए जा सकते हैं। थैंक यू सुहेल इमरान फॉर अपडेटिंग अस। लेकिन बात सारी वहीं आ गई कि ये सारे वो फैसले हैं, ये वो डिसीजंस हैं जो पहले ले लेने चाहिए थे। पहले हमने सोचा कि ये हंगामी इजलास इसलिए हो रहा है कि शायद इनको लग रहा है कि कुछ सिक्योरिटी सिचुएशन है, लेकिन वो भी नहीं है। ये तो सारी मतलब लिटरली अखराजात और एक्सपेंडिचर की बातें हो रही हैं। एंड ऑल्सो आई फील बैड फॉर लाहौरी पीपल इन लाहौर एंड रावलपिंडी, जो कि PSL के इंतज़ार में तो सारे बैठे ही होते हैं कि जी हम लाइव देखेंगे, स्टेडियम जाके देखेंगे, और लाहौरी तो स्टेडियम भर देते होते हैं, मतलब उनको तो कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो दिस वुड बी अ लॉस अगर ये हुआ। लेट्स सी अब इस पे क्या डिसीजन मेकिंग होगी फाइनल। ऑफ कोर्स वील कीप यू पोस्टेड। आपको पता है कि मुल्क में एक बड़ी बढ़ती दहशतगर्दी जो है वो हम विटनेस कर रहे हैं, और जब जुमा होता है, जैसे कि आज भी जुमे का दिन है, तो थोड़ा सा एक डर लगना स्टार्ट हो जाता है कि अच्छी तरह दिन जो है वो गुजर जाए। लेकिन फाइनली पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान जो हुकूमत है उनसे बात कर ली, और अफ़गान तालिबान हुकूमत ने बड़ी एक यकीन दहानी भी कराई कि वो डेफिनेटली पाकिस्तान की मदद इस तरह से करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ात भी पाकिस्तान के दूर किए। अब ये हुआ ये कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में ये आला सतह के वफ़द ने 2 रोज़ पहले काबुल का दौरा किया है, और वफ़द में DGISI जनरल नदीम अंजुम, सेक्रेटरी खारजा असद मजीद खान भी शामिल थे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में महफूज ठिकाने बना रखे हैं। ये काफ़ी अरसे से ये बात हो भी रही है। कार्रवाइयाँ करके अफ़गानिस्तान फ़रार हो जाते हैं। पाकिस्तानी वफ़द ने काबुल में अफ़गान नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की, और बहुत सी बातें हुई जिसमें तजारत और सिक्योरिटी मसाइल पर तफसीली बात की। मुलाकात में तोरखम बॉर्डर खोलने का भी फ़ैसला किया गया, और पाकिस्तान ने सिक्योरिटी मामलात की वजह से इतवार से बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया था। आपको ये बताना भी ज़रूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट कुछ अश्योरेंस ज़रूर मिली। अब उसमें मज़ीद होगा क्या, दैट ऑफ कोर्स रिमेन्स टू बी सीन, लेकिन ये बात होना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज आपको पता है कि अक्रॉस द बॉर्डर इधर उधर भाग जाना, असिस्टेंस लेना, ये बहुत ही आसान है।
इस पे हम ज़रा मज़ीद बात भी करेंगे और सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक यूसुफज़ई जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मुश्ताक यूसुफज़ई साहब, बहुत देर से ये प्रपोज भी हो रहा है कि पाकिस्तान को तालिबान हुकूमत से बात करनी चाहिए कि आप एटलीस्ट उनको टारगेट तो करें जो TTP जिनसे जो सहूलतकार हैं उनके अक्रॉस द बॉर्डर हैं। तो ये सारी बातें हुई हैं और बताया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में मौजूद TTP की पनाह गाहों के ख़ात्मे की यकीन दहानी हो गई है। आपको लगता है कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा और पाकिस्तान में दहशत गर्दी में कुछ कमी इंशाल्लाह इस बातचीत के बाद आएगी? मेरे ख्याल में इससे पहले भी पाकिस्तान ने कोशिश की थी और जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बन गई थी तो पाकिस्तान ने उनको अप्रोच किया था और उस वक़्त भी जो पाकिस्तान के अंदर हमले हुए थे तो ना ये कि अफ़गान तालिबान को उन्होंने इस खदशे का इजहार किया था बल्कि सीरियसली वार्न भी किया था कि आपने दोहा मुआहदे में एक कमिटमेंट की है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। और फिर उसका नतीजा यही आया था कि अफ़गान तालिबान ने फिर पाकिस्तानी तालिबान से बात की, उनको इकट्ठा किया, फिर पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तानी तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात भी शुरू हुए थे और ये उन्होंने बहुत करीबी किरदार अदा किया था। अफ़गान हुकूमत ने स्पेशली जो अभी इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, तो पहली मरतबा मुझे महसूस हुआ था कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी तालिबान की जो लीडरशिप है वो दिल से चाहते थे कि ये मामला ख़त्म हो, बातचीत हो, अमन मुआहदा हो। लेकिन बदकिस्मती से फिर यहाँ पे कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई पाकिस्तान के अंदर, मसलन एक तो हुकूमत तब्दील हो गई और दूसरी बात ये थी कि जो मिलिट्री हाई कमान में कुछ लोग उनकी ट्रांसफ़र हो गई। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद फिर ये जो बातचीत का सिलसिला था इसको डिसऑन किया गया और फिर ये सिलसिला ख़त्म हुआ। फिर पाकिस्तानी तालिबान ने जो उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान किया था वो ख़त्म हुआ और फिर दोबारा उन्होंने हमले शुरू किए। तो अब भी मुझे यकीन है कि अफ़गान तालिबान एक हद तक अदा कर सकते हैं। अच्छा मुश्ताक यूसुफज़ई साहब, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है, अफ़गान तालिबान हुकूमत, उनका अपने मुल्क में कितना कंट्रोल है। तो लिहाजा उनसे ये कहना कि आप TTP के जो ठिकाने अफ़गानिस्तान में है या फिर बॉर्डर कंट्रोल जो है उस पर आप ज़रा चेक रखें, तो क्या अफ़गानिस्तान हुकूमत की इतनी कैपेसिटी, इतनी अहलियत अभी है कि वो कुछ कर भी सकें? मेरे ख्याल में कैपेसिटी अफ़गान तालिबान में है, वो कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त अफ़गान तालिबान के अपने बेशुमार मसाइल है। एक तो उनके बैरूनी मसाइल है, कोई मुल्क उनको अभी तक तस्लीम करने को तैयार नहीं है, कोई उनके साथ तिजारत करने को तैयार नहीं है। जो थोड़े बहुत एम्बेसडर थे काबुल में वो छोड़कर ऑलमोस्ट चले गए हैं और उनको एक तो अंदरूनी इख्तिलाफात का भी मसला है, कुछ उनके दरमियान इख्तिलाफात है जो उन्होंने स्कूल, कॉलेजेस और फीमेल एजुकेशन बंद किए। और दूसरा उनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा वो दाइश का है। मेरी मालूमात यह है कि तकरीबन 10,000 के करीब जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के फाइटर्स हैं वो आप कुंदन से लेकर जो बलूचिस्तान की सरहद है अफगानिस्तान के साथ ये फैले हुए हैं। इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी भी तब्दील की है, अब वो एक जगह पे रहते भी नहीं है। तो उन्होंने ये जो इंसर्जेंसी शुरू की है, 3, 4 और 10 के करीब लोग इकट्ठे होते हैं, हमला करते हैं, फिर फुश हो जाते हैं। तो इसलिए ये अफ़गान तालिबान के लिए मेरे ख्याल में मुश्किल होगी कि उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करें। बिल्कुल, चैलेंजेस तो उनके डेफिनेटली बहुत से हैं और बड़े फ्रंट्स जो हैं वो खुले हुए हैं अगर वो चाहें उनको टैकल करना। अच्छा ये बताएं, अगर बॉर्डर कंट्रोल हो जाता है और वाकई अफ़गानिस्तान जो है वहाँ की हुकूमत कुछ कर ही लेती है, ये जो हाइड आउट्स हैं TTP के उनको भी टारगेट कर ही लेती है, तो उसके बाद पाकिस्तान की साइड पे पाकिस्तान को फिर भी कोई ग्रैंड ऑपरेशन करना चाहिए या फिर आपको लगता है कि ये टारगेटेड कार्रवाइयाँ जो होती हैं वो भी काफ़ी हैं? इस वक्त तो आपको पता है कि जो पाकिस्तान के साबिक कबाइल इलाके हैं, बाजौल, मोहम्मद, खैबर, औरंगज़ई, शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान, तो ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ पे तालिबान का कंट्रोल हो, क्योंकि ये इलाके पहले तालिबान के कंट्रोल में होते थे और इवन अगर फ़ौज एक जगह से दूसरी जगह जाती थी तो वो कर्फ्यू लगाना पड़ता था उनको। तो अब वो हालात नहीं है, अब तकरीबन हर जगह पे पुलिस है, आर्मी है,
फ्रंटियर कोर है, लेकिन चूंकि ये जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान ये बहुत वसी व अरीज़ इलाके हैं और पहाड़ी इलाके हैं, तो इसलिए वहाँ पे ये मुमकिन नहीं है पाकिस्तानी पुलिस के लिए, फ़ौज के लिए और पैरामिलिट्री फ्रंटियर कोर के लिए कि वो हर जगह पे मौजूद हो। अफ़गान तालिबान उनके रास्ते रोकते हैं, ख्वाह वो कोई भी रास्ता इस्तेमाल करे, तो फिर तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में अमन आ सकता है। लेकिन हमारे लिए चूँकि ये जो इतनी लंबी सरहद है इसको भी सिक्योर करना मुश्किल है। अगरचे हमने काफ़ी पैसा खर्च किया है, पाक अफ़गानिस्तान की जो सरहद है हमने बाड़ लगाया है, इसका फ़ायदा भी है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं कि तालिबान ने बाड़ काटी है और उन्होंने रास्ते बनाए हैं, तो मेरे ख्याल में उनके लिए बॉर्डर क्रॉस करना, पाकिस्तान के अंदर दाखिल होना, ये उनके लिए कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक यूसुफज़ई साहब हमसे बात करने का, और एक उम्मीद ही की जा सकती है कि ये सारी मुज़ाकरात हुई हैं, वफ़द गए अफ़गानिस्तान, तो कुछ कंट्रोल में बात आए, ख़ासतौर पे दहशतगर्दी। कराची में नागिन चौरंगी के करीब ग्रीन लाइन बस का एक एक्सीडेंट हुआ है, और हुआ ये कि आपको पता है कि वो जंगले में चल रही होती है बस, और उसके रूट पे, उसके ट्रैक पे एक खाना बदोश बच्चा जो है वो ट्रैक पे आ गया, जिसको अवॉइड करने के लिए बस हैड टू टेक अ डिफरेंट कोर्स, और वो जंगला तोड़ते हुए साइड के फुटपाथ पे जा लगी, जिसकी वजह से ड्राइवर भी ज़ख्मी हुआ और कुछ पैसेंजर्स जो थे ख़वातीन समेत वो भी ज़ख्मी हुए। और हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं काशिफ मुश्ताक, प्लीज़ बताइएगा क्या डेवलपमेंट है इसकी, हुआ क्या था? जी बिल्कुल, इस वक्त हम आपको नागन चौरंगी के करीब से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां ग्रीन लाइन बस सर्विस की एक बस को जो है वो हादसा पेश आया है, जिसकी वजह से आर्जी तौर पर जो इसका एक ट्रैक है उसे बंद किया गया था, लेकिन अब दोबारा जो है वो सर्विस जो है वो बहाल कर दी गई है। ये सुरजानी से बोर्ड ऑफिस की तरफ जाते हुए जो ट्रैक है, इस ट्रैक पर जो है वो पेश आया, और उसके बाद जो है वो यहाँ रेस्क्यू टीमें पहुंची हैं। एक खातून जो है वो इसमें जख्मी हुई है, जबकि दीगर तमाम तर अफराद जो इस बस के अंदर सवार थे वो बिल्कुल ठीक हैं, और उन्हें जो है वो दूसरी बस में जो है वो यहाँ से रवाना कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि बच्चा जो यही इस फुटपाथ पर मौजूद था, उसकी जानिब से कोशिश की गई इस ट्रैक के बीच में आया जाए, और उसके बाद जो है वो ये हादसा रिपोर्ट हुआ है, और ये बस जंगले से टकराती हुई जो है वो यहाँ इस ब्रिज के नीचे पहुंची है। ताहम अब जो है इस बस को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है, हैवी मशीनरी जो यहाँ पहुंच चुकी है, पुलिस की टीम यहाँ मौजूद है, और कोशिश ये की जा रही है कि इस बस को यहाँ से बहुत जल्द मूव कर दिया जाए। जी थैंक यू मुश्ताक। अच्छा, ये अजीब सी बात इसलिए है क्योंकि इसीलिए इन बसेस का ट्रैक बनाया जाता है कि कोई चीज़ जो है वो इसके सामने, इसके आगे पीछे ना आए, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि खाना बदोश आबादी भी बहुत है, और ख़ास तौर पे ब्रिजेस के आसपास ज़रूर वो होते हैं, और वो ट्रैक के आगे एक बच्चा आ गया और नुकसान जो है वो भी काफ़ी हो गया, बचत भी होगी ऑफ कोर्स बच्चे की, लेकिन बस जो है वो काफ़ी बुरी शेप में नज़र आ रही है। अच्छी बात यह है कि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, बस के अंदर भी ड्राइवर, पैसेंजर्स जो ज़ख्मी हुए हैं वो भी इतनी बुरी तरह ज़ख्मी नहीं हुए। इट कुड हैव बीन क्वाइट अ डिज़ास्टर एज वेल, लेकिन अब मरहला जो है वो इतनी बड़ी बस को वहाँ फुटपाथ से हटाने का है। ये कुछ विजुअल्स जो हैं, लेटेस्ट विजुअल्स आप दे सकते हैं कि इधर हुआ क्या है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव अ गुड वीकेंड, और साथ ही मैचेस मत भूलिएगा, बिकॉज ऑब्वियसली हम सपोर्ट करेंगे तो हमारी टीमें जो हैं वो ज़्यादा एनर्जाइज होके बहुत ही अच्छा खेलती हैं। विल सी यू, आई विल सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे।